इस चैप्टर में बेटा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में आज हम बेसिक टर्मिनोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हमने स्टार्ट किया है मेंडेलियन जेनेटिक्स का पार्ट। तो इसमें सबसे पहला टर्म आता है जेनेटिक्स क्या होती है। तो जेनेटिक्स क्या है? इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the inheritance as well as variation of characters। ये साइंस की वो ब्रांच है जो किससे डील करती है? इनहेरिटेंस और वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर से। ठीक है, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो इसका मतलब जेनेटिक्स के अंदर हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक होता है इनहेरिटेंस और दूसरा होता है वेरिएशन। तो आगे हम इन्हीं दो टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। जेनेटिक्स तो क्या है? साइंस की एक ऐसी ब्रांच है विच डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है, जैसे कि पहला क्वेश्चन आता है जेनेटिक्स टर्म किसने दिया? तो टर्म जेनेटिक्स वाज क्वाइंड बाय बैटसन एक साइंटिस्ट था, उसने ये टर्म दिया था। कब दिया था? 1906 में। फादर ऑफ जेनेटिक्स की हम बात करें कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो वो है ग्रीगर जोहन मेंडल, जिसको शॉर्ट में मेंडल भी बोला जाता है, जीजे मेंडल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ग्रीगर जोहन मेंडल जो है ये है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, और इसका जो लाइफ स्पेन था वो कब से कब तक था? 1822 में इसका बर्थ हुआ था, 1884 में इसकी डेथ हो गई थी बेटा। जबकि फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, जिसने ह्यूमन की जेनेटिक्स को स्टडी किया है, वो कौन था बेटा? गैरड सन्टस था। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की बात करें तो वो है बैटसन। लेकिन अगर हम बात करें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, तो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर है थॉमस हंट मॉर्गन। टीएच मॉर्गन भी कहते हैं इसको, थॉमस हंट मॉर्गन। ये है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ठीक है बेटा, जो थॉमस हंट मॉर्गन है इसका भी काफी कंट्रीब्यूशन आता है जेनेटिक्स में। इसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था, लिंकेज का भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। तो ये इसको एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। अब हम कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि पहला टर्म आता है इनहेरिटेंस, सेकंड टर्म आता है वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशन क्या है, तो वो हम देख लेते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या है? ये वो प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस by which characters are passed on from parents to progeny। ये साइंस की वो मतलब इसके अंदर इनहेरिटेंस क्या है? वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से कोई भी कैरेक्टर पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर होता है। इसका मतलब इनहेरिटेंस क्या है? इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ये हेरिडिटी का बेस भी है, इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी का ये बेस बनाता है। अब क्वेश्चन आता है कि हेरिडिटी क्या है। इन दो टर्म्स में काफी कंफ्यूजन रहता है, वो मैं आपको डिफरेंशिएट करूंगी। पहले हम देख लेते हैं कि हेरिडिटी क्या है। तो बेटा इनहेरिटेंस तो क्या है? प्रोसेस है। हेरिडिटी क्या है? इट इज द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर
फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। हेरिडिटी क्या है बेटा? तो ये हेरिडिटी क्या होती है? इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। आगे भी इनमें कंफ्यूजन रहता है कि इनहेरिटेंस में हमने कहा ये एक प्रोसेस है बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, तो इसको तो हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। लेकिन जो कैरेक्टर्स का इनहेरिट होना, ये क्या कहलाता है बेटा? हेरिडिटी कहलाता है। सबसे मेन चीज क्या है? हेरिडिटी को ही हम क्या भी कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फिनोमिनन ऑफ लाइक बिगेट्स लाइक, लाइक बिगेट्स लाइक। लाइक बिगेट्स लाइक का जो कॉन्सेप्ट है, इसी को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब क्या है? वीट प्लांट अपनी जो प्रोजेनी देगा वो वीट प्लांट के जैसी ही होंगी, मेज की ही प्रोजेनी देता है, तो लाइक बिगेट्स लाइक, इसी को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? द रूल्स ऑफ हेरिडिटी, एनसीईआरटी की लाइन है ये आपकी। द रूल्स ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी के जो आपके रूल्स हैं, डिटरमाइन द प्रोसेस, determine the process by which traits and characteristic are reliably inherited। बेटा इसका ये स्टार्टिंग का पार्ट आपका थ्योरेटिकल है, लेकिन एक या दो लेक्चर के बाद का जो सारा का सारा पार्ट है ना, ये सारा मैथमेटिकल होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन उसको करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट बिल्कुल टिप्स पे याद हो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये क्या कह रहा है? हेरिडिटी के जो रूल्स होते हैं वो डिटरमाइन करेंगे किसको? प्रोसेस को, जिस प्रोसेस की हेल्प से ट्रेड्स और कैरेक्टर्स जो है दे आर रिलायबली इनहेरिटेड, जिसकी हेल्प से कोई भी ट्रेट या कैरेक्टर रिलायबली क्या हो जाएगा? इनहेरिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन थी जेनेटिक्स की, इनहेरिटेंस की और हेरिडिटी की। अब हम एक बार वेरिएशन और कर लेते हैं, फिर इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे कि एक्चुअल में ये होते क्या है। तो ये देखो, नेक्स्ट टर्म हम ले लेते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या है? तो इट इज द degree by which progeny differ from each other, भाई किस डिग्री से कोई भी प्रोजेनी एक दूसरे से डिफर करती है। जैसे एक ही पेरेंट के दो बच्चे हैं, लेकिन उन दोनों बच्चों में भी कुछ ना कुछ क्या है? डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एक ही फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये जो डिग्री है, जिस डिग्री से प्रोजेनी एक दूसरे से डिफर करती है, उसको हम क्या करते हैं? वेरिएशन। मतलब वो वेरिएट करती हैं, अलग अलग टाइप का डिफरेंस उनमें आ जाता है। तो डिग्री ऑफ डिफरेंस क्या कहलाता है? उनके अंदर वेरिएशन कहलाता है। बेटा वेरिएशन दो तरीके से आती है, जो चेंज आता है ना वो दो तरीके का होता है। एक तो होती है जेनेटिक वेरिएशंस। जेनेटिक वेरिएशंस किसे कहते हैं? ये वेरिएशन का वो हिस्सा है which arise due to genetic change, जो किस वजह से अराइज होता है? जेनेटिक चेंज की वजह से, मतलब जेनेटिक मटेरियल में चेंज। अब आपको पता है जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। हम इसका मॉलिक्यूलर लेवल कर चुके हैं, तो हमें पता है जेनेटिक मटेरियल में चेंज कब आएगा? जब डीएनए की सीक्वेंस में चेंज आएगा, दैट मीन्स डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज आएगा। ठीक है, तो किसी भी इंडिविजुअल का जो जेनेटिक मेकअप होता है उसको हम कहते हैं जीनोटाइप। ये हम आगे वर्ड्स पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी में ही, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। तो जीनोटाइप में डिफरेंस है,
क्योंकि जब तक जीनोटाइप में डिफरेंस नहीं आएगा तब तक फिनोटाइप में भी डिफरेंस नहीं आएगा। फिनोटाइप मतलब फिजिकल एक्सप्रेशन जो दिखाई देता है, ठीक है। अब क्योंकि ये जो चेंज है ये जेनेटिक मेकअप में चेंज है, तो ये जो चेंज होगा इट कैन पास फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ये किससे किस में ट्रांसफर होगा बेटा? पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर होगा। हमेशा ध्यान रखना, दो तरह का चेंज होता है, एक होता है सोमैटिक सेल्स में, एक होता है जर्म सेल्स में। तो जेनेटिक वेरिएशन, जर्म सेल्स में जो वेरिएशन आती है वो जेनेटिक वेरिएशंस होती है। तो वो वेरिएशन क्या होती है बेटा? जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनहेरिट होती है। अब क्योंकि वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनहेरिट होती है तो वो अक्यूमुलेट भी हो जाती है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो क्या होती है, अक्यूमुलेट भी होती है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ जेनेटिक वेरिएशंस ही क्या होती है, पेरेंट्स से प्रोजेनी में पास्ड होती है, ठीक है। तो ये से ध्यान रखना। जो अदर वेरिएशंस है, दूसरी वेरिएशन, वो किसी और फैक्टर की वजह से अराइज होते हैं, किसी अदर फैक्टर की वजह से अराइज होती है। जैसे कि हम बात कर ले फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंट में अलग अलग चेंज आ गया तो उसकी वजह से वो क्या हो गए, चेंज हो गए, तो ये होती है अलग। लेकिन ये वेरिएशन कभी भी इनहेरिट नहीं होंगी। इनहेरिट सिर्फ कौन सी वेरिएशन होंगी? जो जेनेटिक वेरिएशंस होंगी। इनहेरिट होने का मतलब क्या है बेटा? पेरेंट से प्रोजेनी में कोई भी ट्रेट ट्रांसफर हो रहा है। और एक चीज ध्यान रखना, इस ट्रांसफर को हम कहते हैं वर्टिकल ट्रांसफर। क्या कहते हैं? वर्टिकल ट्रांसफर। ध्यान देना, अगर पेरेंट से प्रोजेनी में कोई ट्रेट ट्रांसमिट होता है तो उस ट्रांसफर को हम क्या कहेंगे? वर्टिकल ट्रांसफर। इसका मतलब जेनेटिक वेरिएशंस क्या है, हेरिटेबल है, वो पास होती है किससे? पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसमिट होती है। अब एक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। वेरिएशन तो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में हमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि क्या है। तो ये चीज ध्यान से देखना। एक्चुअल में क्या होता है, पैटर्न ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का जो पैटर्न है ना वो क्या है? इट इज द एसेंस ऑफ इनहेरिटेंस। वो तो एसेंस मतलब सार, किसका सार है? इनहेरिटेंस का। क्योंकि हेरिडिटी क्या होती है? इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। इसका मतलब हेरिडिटी, पैटर्न ऑफ हेरिडिटी क्या है? वो है एसेंस है किसका? इनहेरिटेंस का। इसी तरीके से वेरिएशन क्या है? इट इज द एसेंस ऑफ हेरिडिटी। ये क्या होगा बेटा? एसेंस ऑफ हेरिडिटी होगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना, आपकी एनसीईआरटी का पार्ट है। अब देखो नेक्स्ट आ जाए, बिल्कुल एनसीईआरटी की तरफ हम चलेंगे। हिस्ट्री ऑफ वेरिएशन की बात करते हैं, आपकी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है काफी हद तक। तो वेरिएशन की हिस्ट्री क्या है? तो इसमें देखिए बेटा, जो अर्ली बायोलॉजिस्ट थे, कौन थे? अर्ली बायोलॉजिस्ट। अर्ली बायोलॉजिस्ट मतलब लगभग हम मान के चले 8000 से लेकर के 1000 बीसी के बीच में। उनको पता था कि अगर प्रोजेनी में वेरिएशन लानी है तो हमें क्या करानी पड़ेगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करानी पड़ेगी। उनको बहुत अच्छे से पता था ये चीज, उन्होंने ये चीज प्रूव कर चुके थे। वो ऑलरेडी इसको जानते थे कि वेरिएशन का जो रीजन है ना वो किसके अंदर हिडन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हालांकि स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरिएशन, लिटिल बिट जो वेरिएशन होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज प्रोड्यूस्ड even during asexual reproduction। हालांकि लिटिल बिट जो वेरिएशन होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी प्रोड्यूस होती है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कैसा होता है? यूनिपेरेंटल होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है इसमें, लेकिन फिर भी वेरिएशन आ जाती है। लेकिन वेरिएशन कैसी होती है? स्मॉल। और इसका कारण क्या है? क्यों आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि these differences were generated
were generated due to small inaccuracies in DNA copying। डीएनए कॉपीइंग का मतलब क्या होता है, जैसे एक पेरेंट से आपके दो पेरेंट बनने हैं तो उसके लिए उसका जेनेटिक मेकअप भी डबल होगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन के दौरान कई बार कुछ छोटे मोटे एरर आ जाते हैं। वो कॉपी कॉम्प्लीमेंट्री रूल के अकॉर्डिंग, जैसे हमने एटीजीसी का रूल पढ़ा था कि ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी आएगा, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी आएगा। लेकिन मान लो कॉम्प्लीमेंटरी जब नया स्ट्रैंड बनाते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं, तो कॉपीइंग मैकेनिज्म में एरर आ जाता है, ए के कॉम्प्लीमेंट्री सी आ जाता है। ठीक है, तो इससे कुछ एरर आ जाते हैं, तो इस वजह से कुछ वेरिएशन आ जाती है। लेकिन ये जो डिफरेंसेस आते हैं दे आर माइनर डिफरेंसेस। वो कैसे डिफरेंसेस होते हैं, ये बहुत ही माइनर डिफरेंसेस होते हैं। मेन जो वेरिएशन है उसका रीजन किसमें हिडन होगा बेटा, इट वाज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेनली जो वेरिएशन आती है उसका कारण क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, accumulation of variation during reproduction। कि वेरिएशन कैसे अक्यूमुलेट होती है, अक्यूमुलेट होंगी मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो वेरिएशन आती है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होती है बेटा, अक्यूमुलेट होती चली जाती हैं। अब ये अक्यूमुलेशन का मतलब क्या है और कौन सी वेरिएशन अक्यूमुलेट होती है, तो ध्यान से सुना। हर इंडिविजुअल जो है ना बेटा वो अपने लाइफ टाइम में वेरिएशन करता है। ये चीजें मैं आपको लिखवाऊंगी नहीं, लेकिन ये चीज समझने की है, आपको ध्यान से समझना। थ्योरेटिकली सिर्फ रिजल्ट हम बता रहे हैं, तो ध्यान से देखना। हर इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में कुछ वेरिएशंस करता है, ठीक है। अब वेरिएशन दो तरह की होती है, एक तो कौन सी, जो जर्म सेल्स में हो, मतलब जो रिप्रोडक्शन कर रही है, और दूसरी जो सोमैटिक सेल्स में हो। किसमें हो, सोमैटिक सेल्स में, जिनका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एक तो जो किसमें हो, जर्म सेल्स में हो, और दूसरी किसमें हो, सोमैटिक सेल्स में हो। किसमें हो बेटा, सोमैटिक सेल्स में हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो वेरिएशन सोमैटिक सेल्स में होती है बेटा उनका कोई रोल नहीं है, हेरिडिटी से उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मेन रोल किसका है, जो वेरिएशन किसमें होती है, जर्म सेल्स में होती है। अब जर्म सेल्स में भी क्या होनी चाहिए, दे डू नॉट अफेक्ट इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, वो उस इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को अफेक्ट ना करे बेटा, ठीक है। अगर ऐसा होता है, वो जर्म सेल्स में वेरिएशन है और वो उस इंडिविजुअल की रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में ये जो वेरिएशन होती है ये पेरेंट से किस में चली जाएगी, प्रोजेनी में। अब प्रोजेनी को कुछ वेरिएशन तो किससे मिली है, अपने पेरेंट से मिली है। अब ये अपने लाइफ टाइम में भी कुछ वेरिएशन करेंगे, उनमें से वही कुछ जर्म सेल्स में होंगी, कुछ सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स की वेरिएशन का इनहेरिटेंस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कौन सी वेरिएशन, जर्म सेल्स की। तो मान लो इसने ये वेरिएशन अपने लाइफ टाइम में की, तो अब इन दोनों को मतलब जो इसको अपने पेरेंट्स से मिली और जो इसने अपने लाइफ टाइम में एक्वायर की, इनको किस में ट्रांसफर कर देगा, अपनी नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसफर कर देगा। तो उसको ऑलरेडी ये वेरिएशन मिल रही है किससे, पेरेंट से।
इसके बाद क्या करते हैं, ये इंडिविजुअल भी अपने लाइफ टाइम में सेम वेरिएशन करेगा जर्म सेल्स में और सोमैटिक सेल में। तो इनके अंदर जो जर्म सेल्स में वेरिएशन है, जो उस इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को इफेक्ट नहीं करती, वो क्या हो जाएंगी, इनहेरिट होंगी। तो दो जो इसके पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट से मिली थी वो वेरिएशन, और एक जो इसने अपने लाइफ टाइम में एक्वायर की, उनको ये क्या करेगा, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर देगा। तो एक चीज देखो, ध्यान से देखो कि वेरिएशन क्या होती जा रही है, अक्यूमुलेट होती जा रही है। तो वेरिएशन अपीयर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। हालांकि मेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन आती है, लेकिन वो बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं। मेनली जो वेरिएशन आती है वो किस में आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ईच जनरेशन प्रोवाइड द नेक्स्ट जनरेशन विद ए कॉमन बेसिक डिजाइन एंड सम सब्टल चेंज और वेरिएशन। हर जनरेशन क्या करती है, जैसे ये वाली जनरेशन है, ये क्या करेगी, बेसिक बॉडी डिजाइन जो सभी इंडिविजुअल्स का होता है, उसके लिए जो जीन होते हैं उनको तो प्रोवाइड करेगी ही करेगी, साथ में इसने ये वेरिएशन भी प्रोवाइड कर दी, साथ में कुछ वेरिएशन भी किसको दे देगी, अगली जनरेशन को। सिमिलरली इसने कुछ बेसिक बॉडी डिजाइन के जीन्स लिए और बाकी ये सारी क्या आ गई, वेरिएशन के जीन आ गए। तो हर जनरेशन क्या करती है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कुछ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन प्रोवाइड करती है, और साथ में सम सब्टल चेंजेस, कुछ लिटिल बिट चेंजेस जिनको हम वेरिएशंस कहते हैं, वो भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इस तरीके से जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये वेरिएशन क्या होती जाती है बेटा, अक्यूमुलेट हो जाती है, ठीक है। और कई जनरेशन्स के बाद वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो दैट मीन्स एक नई स्पीसीज बन जाती है, एवोल्यूशन हो जाता है। इसका मतलब यही वेरिएशन क्या करती है बेटा, एवोल्यूशन में हेल्प करती है एंड स्पेसिएशन में हेल्प करती है। अब जितनी ज्यादा वेरिएशन होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगा बेटा, एवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन। इसका मतलब मोर द वेरिएशन more the diversity. That means asexual reproduction में वेरिएशंस कम आती हैं। दैट मीन्स उनके केस में जो इंडिविजुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं उनमें डाइवर्सिटी क्या होगी, कम होगी, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं उनकी डाइवर्सिटी क्या होगी, ज्यादा। और इसका कारण क्या है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस क्या आती है, ज्यादा आती है, और वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होती जाती है, अक्यूमुलेट हो जाती है। तो हर इंडिविजुअल में जितनी भी वेरिएशंस होती हैं वो तीन टाइप की होती है, यूजफुल, न्यूट्रल एंड हार्मफुल। जो प्रेजेंट कंडीशंस में जो वेरिएशन यूजफुल होती है, हर इंडिविजुअल क्या करता है बेटा, उसको सेलेक्ट करता है, नेचुरल सिलेक्शन इसको हम कहते हैं, नेचर उसको सेलेक्ट करता है और अपनी प्रोजेनी में ट्रांसफर करता है। जो हार्मफुल वेरिएशंस होती हैं उनको बॉडी क्या करती है, एलिमिनेट करने की कोशिश करती है। तो ये कॉन्सेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि किस तरीके से वेरिएशन अक्यूमुलेट होती है। तो ये है आपके पेरेंट्स, मान लो इसमें ये वेरिएशन जो है ये इसमें पहले से ही है, जो इसके बेसिक बॉडी डिजाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अपने लाइफ टाइम में इसने ये वेरिएशन एक्वायर की। तो ये वेरिएशन और बेसिक बॉडी डिजाइन की वेरिएशन ये क्या करेगा, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर देगा। इसके बाद ये इंडिविजुअल भी अपने लाइफ टाइम में कुछ वेरिएशन एक्वायर करेगा, जैसे इसने ये वेरिएशन एक्वायर कर ली, इसने भी ये वेरिएशन एक्वायर कर ली, फिर ये क्या करेंगे, अगली जनरेशन में प्रोवाइड कर देंगे, फिर वो भी अपने लाइफ टाइम में क्या करेंगे, कुछ वेरिएशंस को एक्वायर करेंगे। तो इस तरीके से करते करते ये वेरिएशन क्या हो जाती है बेटा, अक्यूमुलेट हो जाती है और इंडिविजुअल को सेलेक्ट कराती है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसका जो नेचुरल सिलेक्शन वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।